आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता, और आप देख रहे हैं ज्ञान और विज्ञान से भरा हमारा कार्यक्रम गर्भ संस्कार। दोस्तों, अपने बुजुर्गों से तो सुना ही होगा कि गर्भ में पल रहा बच्चा स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी। तो ऐसे में हमें यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि फिजिकल वेलबींग माँ और बच्चे के लिए कितनी जरूरी है। तो यही हमें बताने के लिए हमारे बीच मौजूद है गर्भ संस्कार की विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल जी। डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल, आप स्पिरिचुअल एंड वेलनेस कोच के रूप में काम कर रही हैं। आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, पंचकोशाज, चक्रास, कर्मास, माइंड पावर, कुंडलिनी जागरण, मृत्यु के बाद का जीवन सहित विभिन्न विषयों पर बातचीत, लेखन, ब्लॉग, परामर्श और ध्यान सत्र के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को छू रही हैं। गर्भाधान, गर्भ संस्कार, दिव्य माँ, गर्भधारण, गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद देखभाल के लिए सैकड़ों भावी माताओं और नई माताओं को परामर्श देती है। आपके लेख विदेश के प्रतिष्ठित अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए डॉक्टर सोनल ने इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है, जो ड्रीम बेबी की अभिव्यक्ति के लिए एक संरचित चरण दर चरण दृष्टिकोण है। सोनल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गर्भ संस्कार में। धन्यवाद। दोस्तों, सोनल जी हमारे साथ मौजूद है। अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। सोनल जी, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फिजिकल वेलबींग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि फिजिकल वेलबींग एक बच्चे के लिए कितनी जरूरी होती है। आप पहले ये सोचिए कि जब एक बच्चा गर्भ में आता है जी, तो कैसा होता है वो? एक छोटा सा सेल। यस, एक सेल, माइक्रोस्कोपिक, जी, जिसे आप नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हो, जी, जिसका कोई वजन भी नहीं है, एकदम छोटा सा नन्हा सा एक सेल होता है जी। और 9 महीना यानी 270 डेज, 270 दिनों में वो एक सेल क्या रूप ले लेता है? एक बच्चे का जो ऑलमोस्ट 3 to 4 किलोस का होता है, जिसके सारे ऑर्गन्स हैं। वो देख सकता है, सुन सकता है, सूंघ सकता है, टच कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। सारे सेंस ऑर्गन्स एक्टिवेटेड हैं, उसके सारी ऑर्गन्स इन प्लेस है। सारे ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, एवरीथिंग इज इन प्लेस जी। और एक सेल से वो कितना सेल बन गया है? 100 बिलियन सेल्स। और किस रेट में हो रहा है? 270 दिन में अगर एक सेल को 100 बिलियन सेल बनना है तो 2.5 लाख न्यूरॉन पर मिनट की गति से अगर वो डेवलप होगा तो वो बन पाएगा जी। तो आप सोच सकते हो द अमाउंट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इनसाइड द वूम जी। ये जो माँ का गर्भ है कोई छोटी मोटी चीज है? ऐसा तो डेवलपमेंट न भूतो न भविष्यति हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। जिस शॉर्ट पीरियड में जो अचीव करती है एक माँ, वो पॉसिबल ही नहीं है। सो फिजिकल वेलबीइंग तो बेसिस हो गया ना। एक सेल से जब आप 100 बिलियन सेल की बात कर रहे हो, एक माइक्रोस्कोप से एक बच्चे की बात कर रहे हो जो 3 से 4 किलो का है, एक सेल से जब आप सोच रहे हो कि एक पूरा जीवित बच्चा जिसके इतने सारे ऑर्गन्स है, किडनी है, लंग्स है, स्टमक है, यूरिनरी ब्लैडर है, एनस है, हार्ट है, मतलब इतने सारे ऑर्गन के साथ वो पैदा हो रहा है, तो उसकी फिजिकल वेलबींग कितनी सुदृढ़ होनी चाहिए, राइट? इनफैक्ट Indian Council of Medical Research, ICMR, and NIN, National Institute of Nutrition, दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक रिपोर्ट निकाली है और इस रिपोर्ट में उन्होंने वेरी क्लियरली इस बात को कहा है कि बच्चे के डेवलपमेंट एंड स्पेशली ब्रेन डेवलपमेंट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट में वूम के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है न्यूट्रिशन जी। कि बच्चे को राइट न्यूट्रिशन मिलना चाहिए जी। सो फिजिकल वेलबीइंग इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल मैम, बच्चे की अगर इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही है तो उसके लिए फिजिकली वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ को फिजिकल वेलबींग अच्छी रखने के लिए कौन से चीजों पर ध्यान देना जरूरी है? सिंपल सी बात है जी। आप सबसे बड़ी माँ कौन है?
मदर नेचर जी मदर नेचर से बड़ा कोई नहीं जी तो एक माँ अगर मदर नेचर को अपने आप को समर्पित कर दे, शी इज डन डील. सो मदर को फिजिकल बीइंग वेल बीइंग इज ऑल अबाउट लाइफस्टाइल. जी शी कैन टेक केयर ऑफ हर फिजिकल वेल बीइंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे. जी सो देयर 7 पिलर्स ऑफ मदर नेचर जो उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है. सो पहला है न्यूट्रिशियस हेल्दी डाइट, सात्विक पौष्टिक आहार जो सबसे इंपॉर्टेंट है. दूसरा हो गया एनर्जाइज्ड चार्ज्ड वाटर. हम जो जल पीते हैं वो जल किस तरह से अमृत तुल्य हो और हमारे अंदर जाके हमें पोषण दे, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो 70% वाटर है. तो जल की जो का महत्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरा हो गया रिलैक्सेशन एंड स्लीप, क्योंकि बच्चे की जो ग्रोथ है वो सबसे अच्छी होती है जब माँ रिलैक्स्ड होती है, तब बच्चा अच्छे से ग्रो कर पाता है. जब माँ खुद बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहती है तो नेचुरली बच्चे का भी ग्रोथ डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक मदर एक बहुत ही रिलैक्स्ड लाइफस्टाइल रखे और स्लीप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे. फोर्थ हो गया आपका अ प्रॉपर एक्सरसाइज रेजीम, अ माइंडफुल एक्सरसाइज रेजीम, क्योंकि हमें अपने शरीर को चलायमान रखना है, हमारे शरीर एक्टिव रहने चाहिए. बट प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं. हम जिस तरह से हमेशा थे वैसे भी हम नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे साथ एक और आत्मा हमारे साथ जुड़ी है जो हमारे अंदर है. सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द बेबी इन आवर वूम. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी एक्सरसाइज करें वो प्रॉपरली मॉनिटर्ड हो और ऐसा कुछ ना करें जो हमने पहले कभी किया ना हो. सो एक माइंडफुल एक्सरसाइज रेजीम इज वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर उसके बाद में आ जाता है फोकस्ड ब्रेथ वर्क, प्राणायाम, क्योंकि एक्सरसाइज जब हमारे बाहर के ऑर्गन्स का टेक केयर कर रहा है तो प्रॉपर ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट, श्वास लेना और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया से हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को एनर्जाइज्ड कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम अपने माइंड को भी और पीसफुल बना सकते हैं, हैप्पी बना सकते हैं, रिलैक्स बना सकते हैं. और फिर आता है जो छठा पॉइंट है वो है टेकिंग केयर ऑफ एडिक्शंस. आज का जो एनवायरनमेंट है बहुत सारे एडिक्शंस आ गए हैं, लेकिन एक मदर को सिर्फ एक ही एडिक्शन होना चाहिए और वो है अपने बच्चे का एडिक्शन. बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उसे वही सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. बाकी तो पूरा जीवन आपके पास पड़ा है हर चीज़ करने के लिए. बट अभी जो 9 मंथ का पीरियड है, इस पीरियड में आप बिल्कुल सजग रहें कि वही सारी वस्तुओं को ग्रहण करें या उनका उपयोग करें जो आपके बच्चे के हित में है. बाकी सबको का परहेज कर दें. एंड फाइनली जो बहुत हद तक हमारे कंट्रोल में नहीं है बट जागरूक रह के हम उस पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, वो है एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स. जो पूरे एनवायरमेंट में जो सारी टॉक्सिन्स हैं उसका बहुत बुरा असर जो हमारे अंदर बच्चा है, हमारा जो फीटस जो हमारे वूम में है उस पर पड़ता है. तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स एज वेल. सो ये जो 7 पिलर्स हैं जी, प्रॉपर डाइट, एनर्जाइज वाटर, फिर आपका स्लीप एंड रिलैक्सेशन, माइंडफुल एक्सरसाइज रेजीम जी, फोकस ब्रेथ वर्क, टेकिंग केयर ऑफ एडिक्शंस, प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स एंड हजार्ड्स. जी, ये जो 7 पिलर्स हैं, ये 7 पिलर्स पर अगर एक मदर जी, प्रॉपरली फोकस्ड रहती है और बिल्कुल अपने लाइफ को मदर नेचर के साथ सिंक्रोनाइज करके जीती है जी, तो फिर क्या होगा, वो हेल्दी हो जाएंगे. बिल्कुल वो भी हेल्दी रहेंगी, बच्चा भी हेल्दी रहेगा और विजयी भव, सिर्फ विजयी भव ही होगा. जी बिल्कुल. मैम आपने जो 7 पिलर्स की बात की उसमें आपने सबसे पहला पॉइंट रखा कि उसका खान पान बहुत ही अच्छा होना चाहिए, उससे उसे पोषण मिलता है. तो जो माँ खाती है उससे माँ को तो पोषण मिल जाता है. हम देखते हैं कि जब बच्चा बेस्ट फीडिंग पे होता है तब भी जो माँ खाती है वो उसका पोषण बच्चे को मिलता है, लेकिन जब वो वूम में होता है तब माँ जो खाती है उसका पोषण बच्चे को किस तरह से मिलता है?
बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बट यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि सिर्फ माँ खाती है उसका पोषण नहीं मिलता। माँ जो खाती है, माँ जो सोचती है, माँ जो फील करती है, माँ हर चीज़ जो करती है वो उसके बच्चे को मिल रहा है। बिकॉज मदर एंड चाइल्ड आर यूनिफाइड, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। दोनों का एकाकार है, वो दो यूनिट नहीं है। डोंट ट्रीट एज डिफरेंट, वो दोनों एक है। Whatever mother is eating, thinking, feeling, doing, the child is doing along with the mother. So एक मदर को हमेशा सजग रहना चाहिए। इनफैक्ट थोड़ा मन में फीलिंग भी लानी चाहिए कि मैं अभी अकेली नहीं हूँ। There is someone जो मुझे वॉच कर रहा है पूरे टाइम। किसी की नजर मेरे ऊपर है, और सिर्फ नजर ही नहीं है, मैं जो कर रही हूँ वो सीख भी रहा है। मैं जिस तरह से सोच रही हूँ, मैं जैसी भावनाएं ला रही हूँ, मैं जैसी बातें कर रही हूँ, मैं जिस तरह का खान पान कर रही हूँ, मैं जिस तरह के इंटरेस्ट डेवलप हो रहे हैं मेरे अंदर, वो सब के सब मेरे बच्चे में भी डायरेक्टली जा रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मदर जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम अपने आप को बिल्कुल एक अलर्ट मोड में रखें, बिकॉज शी इज नॉट अलोन, समबडी इज वॉचिंग एंड लर्निंग। और अगर कुछ गड़बड़ सिखा दिया तो आपको ही मुसीबत है, क्योंकि बाद में ना सबसे प्रॉब्लम मदर को ही आती है पेरेंटिंग स्टेज में। और फिर हम सर पकड़ लेते हैं कि अरे बच्चा करता ही नहीं, तो आपने पहले ध्यान ही नहीं दिया, उस समय करा देते तो शायद कर लेता। कहते मदर्स कहते मेरा बच्चा तो सब कुछ खाते ही नहीं है, तो प्रेगनेंसी के टाइम में आपने टेस्ट ही नहीं दिया उसको। बिकॉज वूम में बच्चा, माँ जो खा रही है वो हर चीज का टेस्ट बच्चे को भी मिल रहा है। तो एक इंटेलिजेंट मदर जो होती है ना, वो षड्रस का पूरा आनंद लेती है। तो उससे क्या होता है, बच्चे को षड्रस की आदत हो जाती है, पौष्टिक भोजन करती है। तो जो मदर चाहती है कि मेरा बच्चा बड़ा होके खाए और वो टेस्ट डेवलप करे, तो वूम से उसे शुरू कर देना चाहिए। वूम में तो बिना किसी प्रॉब्लम के हो जाता है, बाद में बड़ी मुसीबत होती है। तो फ्यूचर प्रॉब्लम्स को से बचने के लिए आपको अभी ही कर डालना चाहिए। मैम, हमारी चर्चा जारी रखने से पहले हमारे एक दर्शक ने हमें मैसेज करके उनकी समस्या बताई है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ के सुनाना चाहूँ। डेफिनेटली, प्लीज पढ़िए। मैम, वो कहती है कि मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, मैं पुलिस फोर्स में काम करती हूँ। अभी जस्ट मेरी प्रेगनेंसी को 3 महीने हुए हैं। मैम, मैं जिस माहौल में काम करती हूँ वो आप समझ सकती हो। ऐसे में मैं क्या करूं जिससे मेरे घर पर अच्छे संस्कार हो? तो सबसे पहले तो आपको हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप देश के लिए कितना अच्छा काम कर रही हैं, और साथ में आप अपने परिवार के बारे में भी सोच रही हैं। दैट इज लाइक रियली रियली नाइस। सो लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एक बच्चे के लिए उसकी दुनिया क्या है। एक बच्चे के लिए उसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ है। वो जो भी सुनता है, देखता है, फील करता है, सोचता है, खाता है, पीता है, कुछ भी करता है, वो अपनी माँ की दुनिया से करता है। सो बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है बच्चे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कौन से गैंगस्टर के साथ मिल रही हैं, किसको क्या कर रही हैं, कैसे माहौल में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे को। आप क्या फील कर रही हैं, आप कैसे इमोशंस अपने अंदर लेके आ रही हैं, आप कैसी सोच पैदा कर रही हैं, आप किस तरह के कार्य कर रही हैं, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ उससे फर्क पड़ता है। सो आप अभी 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में है, 6 महीने की जर्नी है आपकी। तो मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये 6 मंथ्स में आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव फीलिंग्स रखें। अगर आपको लग रहा है कि कोई सिचुएशन में आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं रह के आप रख सकेंगी, तो उसे अवॉइड कर लें। और अगर आपका व्यक्तित्व एकदम स्ट्रांग और पावरफुल है, जिससे आप एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से उतनी इन्फ्लुएंस नहीं होती हैं, तो जस्ट कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। बिकॉज आपके बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कर रही है, उसे सिर्फ और सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरी माँ क्या कर रही है। बच्चे के लिए दुनिया सिर्फ और सिर्फ आप हैं। जी, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया मैम आपने। थैंक यू सो मच, आपने अपनी समस्या हमसे शेयर की। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है तो आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि खाना पीना हमारी प्रेगनेंसी के दौरान कितना ज़रूरी होता है। तो ऐसी कोई स्टोरीज है या फिर ऐसा कोई रेफरेंस है जिससे ये आप हमें थोड़ा डिटेल में समझा पाए? बिल्कुल। मर्यादा पुरुषोत्तम राम
के बारे में तो हम सब जानते हैं, रोज पूछते हैं, रोज उनका मंत्रोच्चारण करते हैं। अभी तो अयोध्या में उनका क्या विशाल भव्य मंदिर भी बना है। तो भगवान की जो माँ है, माँ कौशल्या, है ना, तो माँ कौशल्या ने भगवान को ऐसे ही जन्म दे दिया क्या? आप सोचिए, एक माँ जिनके गर्भ में मर्यादा पुरुषोत्तम राम पल रहे हों, वो माँ की मर्यादा की क्या परिकाष्ठा होगी। जस्ट थिंक अबाउट दैट। सो माँ कौशल्या के गर्भ में जब भगवान श्री राम आए तो माँ ने पता है क्या किया? माँ ने अपने राजभवन का भोजन खाना त्याग दिया। क्यों त्यागा? क्योंकि एक राजभवन में कहाँ से कुछ भी आता है? वो आता है जो टैक्स होते हैं, कर होता है, वो सबसे इकट्ठा होके आता है। तो नेचुरली वो जो रुपए हैं उसमें किसके कैसे इमोशंस हैं हमें नहीं पता। प्लस बनाने वाले कुक्स हैं जो किस भावना से बना रहे हैं वो हमें नहीं पता। और माँ के गर्भ में थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो उन्हें मर्यादा के बोलते ना बाउंड्री में रहना था। तो उन्होंने क्या उन्होंने भोजन ग्रहण किया ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में। और वो भोजन ग्रहण करने के रिटर्न में ऐसा नहीं कि भाई वो तो महारानी थी, ऋषि वशिष्ठ क्या कहीं से भी किसी के भी घर में जाके भोजन कर सकती थी और सब बड़ी खुशी खुशी से खिलाते थे, कोई क्वेश्चन भी नहीं करता था। लेकिन वो जब ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जब उन्होंने भोजन ग्रहण किया तो यह मर्यादा की परिकाष्ठा कि उन्होंने उसके रिटर्न में वहां की जो कन्याएं थीं उनको पढ़ाया। सो किस लेवल तक माँ कौशल्या ने सोचा कि भाई वो जो अन्न मैं ग्रहण कर रही हूं वो किस पैसों से आ रहा है, जहां से आ रहा है वहां पे लोगों की भावनाएं कैसी हैं, कौन बना रहा है उसकी भावनाएं कैसी हैं, कौन से इंग्रेडिएंट से बन रहा है। राजमहल का खाना तो नेचुरली बहुत राजसिक होता है, बहुत टेस्टी होता है, बहुत राजसिक होता है, 56 भोग होते हैं। और वहीं जब ऋषि के आश्रम में आप खाओगे तो बिल्कुल सात्विक सादा भोजन होता है। तो माँ ने इतनी डीपली हर एक बात को सोचकर उन्होंने ये तय किया कि वो सिर्फ और सिर्फ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से ही भोजन ग्रहण करेंगी और उसके बदले में वहां की कन्याओं को पढ़ाएंगी। तो ऐसा जब माँ ने किया तो उनके गर्भ में कौन आए? साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम राम। क्योंकि अन्न जो है ना वो सिर्फ हमारा पोषण नहीं करता जी, अन्न एनर्जी है, वो हमें ऊर्जा देता है, हमें एनर्जी देता है। कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन। तो हम जिस तरह का भोजन ग्रहण करते हैं हमारा मन भी वैसा हो जाता है, हमारे विचार, हमारा व्यवहार सब कुछ उसी प्रकार का हो जाता है। तो जब माँ कौशल्या के घर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम है तब वो कैसे बहुत राजसिक भोजन को ग्रहण कर सकती हैं जी। एक सात्विक बच्चे के लिए तो सात्विक भोजन ही चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि जो अन्न है, अन्न वाइब्रेशन है। हम जो भी अन्न ग्रहण करते हैं वो ग्रहण करने पर हमारे अंदर कुछ ऊर्जा का संचार करता है, वाइब्रेशंस क्रिएट करता है और वही वाइब्रेशंस हमें सात्विक, राजसिक या तामसिक बनाते हैं जी। और जिस माँ की जैसी इच्छा होगी वो वैसा भोजन ग्रहण करेगी और जैसा भोजन ग्रहण करेगी तो बच्चे में उसी प्रकार की ऊर्जा आएगी जी। बिल्कुल मैम, जैसे आपने बताया कि हम जो खाते हैं उसका हमारे बच्चे पर असर होता है, तो क्या माँ जिस तरह से पानी पीती है क्या उसका भी उसी तरह से असर बच्चे पर होता है? बिल्कुल। जो दूसरा पिलर जो मैंने बताया 7 पिलर्स ऑफ मदर नेचर, तो सेकंड पिलर क्या था? एनर्जाइज्ड वाटर जी। जल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा शरीर बना 70% वाटर से, 70% हमारे शरीर में पानी है जी। इससे जल का महत्व बहुत ज्यादा है। और जल भी जो है ना उसको भी पीने का एक तरीका होता है। कहीं भी जाके बस ग्लास उठाया, हम क्या करते, गए नल चालू किया, ग्लास रखा, भरा और गट 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 पी लिया, राइट जी। बट ये तरीका नहीं है। अगर आप उस जल से सही में राइट ऊर्जा प्राप्त करना चाहती हैं, उस जल से अमृत का बेनिफिट लेना चाहती हैं, उस जल को अमृत बनाना चाहती हैं, तो उसके सेट गाइडलाइंस हैं जिसे हम आगे के एपिसोड्स में जरूर चर्चा करेंगे जी। बिल्कुल
मैम, आपने अपने 7 पिलर्स मॉडल में एक बात कही थी कि योग अभ्यास, हमें एक्सरसाइज करना भी उतना ही जरूरी होता है, लेकिन जितना मैंने सुना है कि प्रेग्नेंट औरत को ज्यादा काम करने नहीं दिया जाता, तो एक्सरसाइज किस तरह से हेल्प करता है? हर माँ का शरीर अलग है जी, उनकी कैपेसिटी अलग है, राइट, और उनकी सिचुएशन अलग है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि उनके हेल्थ के हिसाब से उन्हें डिसाइड करना है। अब ऐसे तो कई एग्जाम्पल्स है जहाँ मदर ने शीर्षासन कर लिया और उनको देखकर, वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी थी कि उनको देखकर और भी लोगों ने कोशिश करने की कोशिश की। आई होप नहीं किया हो शीर्षासन करने की, बट वो कर पाई क्योंकि शी इज अ वेरी गुड योगा प्रैक्टिशनर। वो सालों से करती आ रही शीर्षासन, उनके जो बॉडी के सेल्स को आदत हो गई है शीर्षासन करने की। बट स्टिल इट इज नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज उससे पूरा आपका जो अपान वायु है और सब है वो उतल पुतल हो जाता है, वो बात एक अलग है। बट मेरे कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि एक माँ को वही करना चाहिए जो उसके शरीर के लिए बराबर है, और जो भी वो डिसाइड करें अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करके करें। जस्ट बिकॉज मैं और आप कुछ बातें कर रहे हैं या कोई कुछ कह रहा है उस हिसाब से नहीं करना है। बच्चा बहुत डेलिकेट है, वो आपके गर्भ में है, और क्या उसके लिए सही है और क्या गलत है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ही आपके शरीर के हिसाब से आपको गाइड कर सकती है। जी बिल्कुल मैम, जैसे आपने कहा कि एक्सरसाइज भी जरूरी है, लेकिन वो गाइडेंस के अंडर लेना ही जरूरी है। उसी तरह से एक 7 पिलर्स मॉडल में एक पिलर था, वो है रिलैक्सेशन। तो नींद से हमें बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, तो नींद कितनी जरूरी है? नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद में क्या होता है, नींद एक रेस्टोरेटिव प्रोसेस है। हमारी एनर्जीज रिस्टोर होती है, हमारे बॉडी की हीलिंग फैकल्टीज एक्टिवेट होती हैं, और बच्चे का ग्रोथ, बिकॉज रिलैक्सेशन और स्लीप में क्या हो रहा है, हम बिल्कुल रिलैक्स हो जा रहे हैं, तो हमारे जो ब्रेन के वेव्स हैं वो भी सेटल हो जा रहे हैं, और हमारे बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो भी थोड़े से रिलैक्सिंग फेज में चले गए हैं। तो इस समय क्या हो रहा है, बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। बट एट द सेम टाइम अति सर्वत्र वर्जेत, हमारे शास्त्र में ये क्लियरली लिखा गया है कि अगर रिक्वायरमेंट से ज्यादा कोई मदर निद्रा लेती है और बहुत सोती है, तो उनका जो बच्चा है वो थोड़ा सा लेजी और थोड़ा आलसी जैसा हो जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर चीज हमें बैलेंस वे में करना है। जी बिल्कुल मैम, ऐसी हमें बहुत सारी आदतें होती है जो हम नॉर्मल लाइफ में तो चल जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान एक माँ को ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनका परहेज करना चाहिए? वो सारी चीजें जो मेरे बच्चे के लिए हानिकारक है, उसके लिए हितकारी गुणकारी नहीं है, उसका परहेज करना चाहिए। छोटी छोटी चीजें, टी कॉफी, अब कैफीन है, कैफीन इज नॉट दैट ग्रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो हम अवॉइड कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं कह रहे कि बिल्कुल मत पियो, बट लिमिट कर लो थोड़ा, राइट। उसी तरह से टोबैको है, अल्कोहल है, डिजिटल गैजेट्स है, इसके बारे में बहुत डिटेल में हम आगे के एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। बट ये बहुत जरूरी है। आप सिर्फ इतना समझो ना, ये 9 महीने का पीरियड है, और ये 9 महीने के पीरियड में आप एक, बोलते हैं ना, आप सृष्टि कर रहे हो, आप इस पूरे नेचर में एक सबसे इंपॉर्टेंट कार्य कर रहे हो। आपको भगवान ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, देन बिकम अ रिस्पॉन्सिबल मदर। जो चीज आपके बच्चे के लिए नहीं अच्छा है, 9 महीना नहीं करेंगी तो क्या हो जाएगा, है ना। तो प्लीज विथ फोल्डेड हैंड्स आई रिक्वेस्ट कि जो एडिक्शंस हैं उस पर थोड़ा हमें नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि ये जो बुरी आदतें हैं हम हमारे बच्चे के लिए तो छोड़ ही सकते हैं। बिल्कुल जी। और मैं यहाँ छोड़ने की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ कह रही हूँ सिर्फ 9 मंथ के लिए थोड़ा ध्यान दे दो। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, बहुत मदर्स को मैंने देखा है, अगर 9 मंथ आप कोई चीज फॉलो कर रही हैं, उससे आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, आप ऑटोमेटिकली छूट जाती है। तो यहाँ मैं छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, आप खाली अपने बच्चे के लिए उस पर ध्यान दे दीजिए, और क्या पता छूट जाए अपने आप, राइट। जी बिल्कुल सही। मैम, कोई माँ अगर फिजिकल वेलबींग को निग्लेक्ट कर देती है, भले वो कुछ सिचुएशन के चलते हो या फिर जानबूझ के हो, फिजिकल वेलबींग अगर निग्लेक्ट हो जाए तो उसके क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं? देखिए, फिजिकल वेलबींग जो है वो क्या कर रहा है,
एज द नेम सजेस्ट आपके बच्चे के फिजिकल वेलबींग के लिए है, तो नेचुरली अगर वो उसका ध्यान नहीं देंगी तो क्या चीज़ पर रिजल्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा, उसके फिजिकल ग्रोथ पे इफेक्ट आ जाएगा। तो बच्चे के ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अगर न्यूट्रिशन बराबर नहीं है तो कई बार देखा गया है कि न्यूरल डिफेक्ट के साथ में बच्चे बॉर्न हो जाते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उनको होती है, कुछ डिजीजेस हो जाते हैं, इस तरह की बातें। इन वेरी सीरियस सिचुएशंस मिसकैरेजेस भी हो जाता है। अब ये तो प्रेगनेंसी की बात हुई, आज तो प्रेग्नेंट होना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है, बिकॉज लैंसेट की रिपोर्ट मैंने ऑलरेडी आपसे कई बार डिस्कस की है कि हमारी फर्टिलिटी कहाँ 6.14 पे थी, 18 पे थी, अभी 1.29 पे आ गई है। तो हमारी फर्टिलिटी किस तरह से गिरती जा रही है, ये सब रीजन है। हम जो 7 पिलर्स हैं मदर नेचर के, जो कितने सिंपल पिलर है, भाई खाने का ध्यान रखना है, पानी का ध्यान रखना है, रिलैक्स रहने का ध्यान रखना है, बराबर से एक्सरसाइज करनी है, बराबर से श्वास लेना है। भाई श्वास तुम हर सेकंड ले रहे हैं, खाली ये कहा जा रहा है कि तरीके से श्वास लो, और वो तरीका हम सीखेंगे, विल डिस्कस अबाउट इट आगे के एपिसोड्स में। जो एडिक्शन है उस पर हमें ध्यान रखना है, जो टॉक्सिन्स है उससे हमें अपने आप को बचाना है। इतनी सिंपल सी बातें हैं, कुछ बड़ी चीजें नहीं है, बट उसके बावजूद भी अगर आप इसका केयर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स तो आएगी ही आएगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जस्ट 9 मंथ की बात है, आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट जब वो बच्चे को आप अपने गोद में लेंगे और वो बच्चा आपको देख के जब स्माइल करेगा और वो इतना हृष्ट पुष्ट होगा, इतना हेल्दी होगा, इतना इंटेलिजेंट होगा, इतना वेल बैलेंस्ड होगा, इतना प्यारा होगा, जब इतने प्यारे बच्चे को की जब आप माँ बनेंगी तो शायद ही 9 मंथ्स में जो आपने किया है बहुत छोटा लगेगा। तो कहते हैं ना कि जो गेन हमें होने वाला है दैट इज मच मच बिगर देन व्हाट यू नीड टू डू। तो थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए, 9 मंथ बाद फिर हम बात करेंगे कि कैसा रहा और किस तरह से रहा। जी बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया आपने कि क्यों जरूरी है फिजिकल वेलबींग, क्यों जरूरी है हमारी जो बुरी आदतें हैं उन्हें दूर रखना। तो मैम फिजिकल वेलबींग का ये तो ओवरव्यू था, मैं चाहूंगी कि इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे लेकिन अगले एपिसोड्स में। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी गर्भ संस्कार के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।